वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सोशल साइंस क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 को डिस्कशन करेंगे। चैप्टर का नाम है यूनिवर्सल फ्रेंचाइज एंड इंडियाज इलेक्टोरल सिस्टम। तो ये जो स्टेटमेंट है इसी को बोला है आलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने, हु वाज द मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। टोटल ड्राफ्टिंग कमेटी में थे 7 मेंबर थे, तो उन्हीं में से ये है आलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। इन्होंने बोला था नवंबर 1949 को बोला था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिबेट में बोला था। तो इससे इस चैप्टर को पहुंचने से पहले थोड़ा सा हम पहले से छोटा सा एक समरी जान लेंगे अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वो बना था 1946 को दिसंबर की महीना में बना था। और जो पहला सेशन था वो हुआ था 9 दिसंबर को हुआ था पहला सेशन। टोटल हमारे पास 11 सेशन था। टोटल हमारे पास पर्सन थे, मेंबर थे 389 मेंबर थे। इन्हीं में से 283 ये 92 और ये 4, 283 को 92 एंड 4 मिलाकर कितना हो जाएगा 9 8 389, तो टोटल 389 हो गया। तो 293 83 थे ब्रिटिश इंडिया की जो प्रोविजंस होते हैं उन्हीं में से आए थे इलेक्टेड होके, ये वाले इलेक्टेड थे। और ये थे नॉमिनेटेड फ्रॉम प्रीस्ली स्टेट में से नॉमिनेटेड हुए थे, स्पेशली स्टेटेड। ये इलेक्टेड थे, ये नॉमिनेटेड थे। और ये जो हमारी अब की जो यूटी है हमारे जैसे यूनियन ऑफ टेरिटरी है, तभी भी वो यूनियन ऑफ टेरिटरी था। 4 यूनियन ऑफ टेरिटरी था, जैसे कि ABCD। ए से है अजमेर, B से बलूचिस्तान पाकिस्तान की है, C से कुर्ग और D से है दिल्ली। तो ये सारे जगह से चुनकर टोटल 389 मेंबर आए थे। तो उन्होंने हमारे लिए बनाया था लॉ। तो टोटल लगा ये फर्स्ट सेशन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, और लास्ट वाला सेशन हुआ था नवंबर 26 1949 को ये सेशन ख़त्म हुआ था। तो लगा था टोटल टाइम 2 साल लगा था, 11th मंथ 18 डेज लगा था ये कंप्लीट करने के लिए। तो ये हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो हम फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोलते हैं? बाबा साहेब आम्बेडकर, जिसको हम बोलते हैं BR आम्बेडकर। वो उन्हीं को हम फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो उन्होंने और ये सारे 389 मेंबर जितने मेंबर हैं, इन्होंने मिलकर हमारे लिए, देश के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था जो भी आज भी चलता है। तो इसी कॉन्स्टिट्यूशन में से हमें मिला है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज की आर्टिकल है 326। आर्टिकल 326 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 326 में ये मिलता है हमें। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, जितने सारे मेकर्स हैं जो कि 389 मेंबर है, जो मेकर डिसाइडेड दैट द यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज वुड बी ए फीचर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। तो इंडिया की डेमोक्रेसी में ये फीचर होगी, इन्हीं में से ही वोट डाला जाएगा रूल के अनुसार। डेमोक्रेसी राइट फ्रॉम द आउटसेट, दिस मीन्स दैट एवरी एडल्ट सिटीजन गेट 1 वोट। जो भी एडल्ट है जिनकी एज 18 है और 18 से ज़्यादा है, वो अपना वोट को दे सकते हैं। The adult citizen of India which have 18 age 18 or above has above the age above of 18 has the right to vote irrespective of caste, creed, race, religion, gender, education, income। हर कोई वोट दे सकता है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कोई भी वोट दे सकता है, चाहे वो कौन सी भी कास्ट की हो, रेस का हो, कोई काला हो गोरा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई कौन सी भी रिलीजन हो, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख कोई भी हो,
जेंडर मेल हो या फीमेल हो, एजुकेशन या फिर अनपढ़ हो या फिर पढ़ा लिखा हो, वो सब दे सकते हैं। इनकम, किसी की इनकम जीरो हो या फिर कोई बहुत ज़्यादा अमीर हो, सब अपना अपना वोट दे सकते हैं, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। द वर्ड यूनिवर्सल नॉट्स दिस, तो यही डिस्क्राइब करता है यूनिवर्सल मीटिंग, सब दे सकते हैं वोट, अगर बस एक ही एलिजिबल है, दैट इज 18 ईयर होना चाहिए। लेकिन जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था तब मिनिमम एज था वोटिंग का 21 था। लेकिन 1988 में अमेंडमेंट 61 के दौरान इसी को चेंज करके 21 एज जो था उसको घटाकर 18 कर लिया था, और मिनिमम एज 1989 में ये एक्ट आया था, 61 अमेंडमेंट एक्ट 1988 को आया था, और 1989 में ये इम्प्लीमेंट हुआ था। तो मिनिमम एज तब 18 हो गया था, पहले 21 था कॉन्स्टिट्यूशन में। यूनिवर्सल फ्रेंचाइज ए कॉर्नरस्टोन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। इलेक्शन ऑफ ये जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज कहाँ अप्लाई होता है? सारे इलेक्शन, इंडिया में कोई भी इलेक्शन हो, चाहे वो लोकसभा की हो, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली की हो, चाहे वो पंचायत में हो, सारे जो भी इलेक्शन होगा यही वाला रूल लगेगा, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज लगेगा, सारे जने वोट देंगे। और यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज आर्टिकल क्या है? 326, इसको याद रखना। रिमेंबर, नो वन कैन वोट ऑन अदर्स बिहाफ, कोई अपना वोट खुद दे किसी के बिहाफ में आप वोट नहीं दे सकते। कैन यू कैलकुलेट हाउ लॉन्ग यू हैव टू वेट बिफोर यू कैन वोट, तो कैलकुलेट करो कितने साल वेट करना पड़ा हमें वोट करने के लिए। लगभग 18 ईयर हमें वेट करना पड़ा, तो ताकि हम डेमोक्रेसी में टेक पार्ट करें, वोट देने जाए। To be able to exercise your right, you need to be registered as a voter in your constituency. अगर तुम्हारी एज 18 है तो तुम रजिस्टर करना पड़ेगा। क्या रजिस्टर करना पड़ेगा? अपना नाम वोटर आईडी में रजिस्टर करना पड़ेगा इन योर कॉन्स्टिट्यूएंसी। सबकी कॉन्स्टिट्यूएंसी अलग अलग होती है। However, one is barred from voting if found guilty or committing certain serious of crime. को सब वोट दे सकते हैं, बस कुछ एक्सेप्शन है, जो कि अगर कोई क्राइम किया है या फिर गिल्टी है वो अपना वोट नहीं दे सकता, और बाकी सब वोट दे सकते हैं। डू यू रिमेंबर इंडिया हैड जनरल इलेक्शन इन समर 2024? तो सबको पता है 2024 में इलेक्शन हुआ था। नेक्स्ट इलेक्शन होगा 2029 में, क्योंकि एवरी 5 ईयर इलेक्शन होता है इंडिया में। तो अबाउट 980 million वोटर वर एलिजिबल टू एक्सरसाइज देयर फ्रेंचाइज एंड 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ द लोकसभा। तो 2024 में इलेक्शन हुआ था, कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी? 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन हुआ था। और अभी जो रूलिंग पार्टी है वो है एनडीए, और जो अपोजिशन में है वो है इंडियन अलायंस। 2024 का बोल रही हूँ। एनडीए क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी है, जो बीजेपी, उनको मेजॉरिटी नहीं मिला था, तो उन्होंने और जो पार्टी है जेडीयू या फिर और कोई भी पार्टी था, उन्हीं को मिलाकर वो अपना कोalition सरकार बनाए थे। उनके पास मेजॉरिटी नहीं था, इसलिए वो कोalition सरकार बनाए थे। और अपोजिट में इंडियन अलायंस है। हमारी जो मैजिक नंबर है 540 में से 50% + 1 वोट जिसको मिलेगा वो सरकार बनाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं था, तो उनको मेजॉरिटी लाने के लिए उनको एनडीए के साथ मिलकर लड़ रही थी चुनाव। तो हम बोल सकते हैं कि एनडीए ही रूल कर रहा है अब 2024 में। We need an elaborated and well-organized system to manage this massive exercise and ensure that the election to be takes place fairly and freely.
तो ये सारे जो इतने बड़े सिस्टम है इंडिया में इतनी बड़ी सिस्टम है, इतनी सारी पॉपुलेशन है, इसको मैनेज करने के लिए हमारे पास एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है जिसको हम ECI बोलते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो ECI ही चुनाव करता है इंडिया में, और फ्री हेयरली एंड फ्रीली, ताकि कोई घोटाला ना हो, कोई चोरी ना हो, कोई वोट चोरी ना हो, वो ही कंडक्ट करता है इलेक्शन को हमारा। बिफोर इंडिपेंडेंस ओनली 13% इंडियंस आर अलाउड टू वोट। जब इंडिया इंडिपेंडेंस नहीं हुआ था तब ओनली 13% इंडियंस आर अलाउड टू वोट, उनके पास वोट देने का भी अधिकार नहीं था तब। फ्रेंचाइज वाज नॉट यूनिवर्सल, फ्रेंचाइज तब यूनिवर्सल नहीं था, लोग भेद डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा था तब। पहले लोग पढ़े लिखे लोग सिर्फ वोट देते थे कुछ तब टाइम के। विल डेवलप मोर इनटू द अनदर चैप्टर, तो ये कैसे है, क्यों हुआ, ये अनदर चैप्टर में हमें पढ़ेंगे। इंडिया इज एमंग द अर्ली नेशन टू ग्रांट वुमेन टू राइट टू वोट। इंडिया जब इंडिपेंडेंस हुआ था तो पहले ही उसने वुमेन को राइट दे दिया था कि वो अपना वोट दे सकता है, जबकि स्विट्जरलैंड 1971 में अपनी वुमेन को राइट टू वोट का अधिकार मिला। 1971 मतलब कितने साल बाद, हमारे कितने साल बाद उनको मिला है। इन 1947 आवर लिटरेसी रेट वाज अबाउट 14%। तो इंडिया जब इंडिपेंडेंस हुआ था हमारी लिटरेसी रेट बहुत कम था, जबकि 14% था। ओनली अबाउट 8% एमंग द वुमेन। इन्हीं 14% में से 8% सिर्फ वुमेन थे, बहुत कम थे। Some argue that the right to vote should be given to illiterate people। तो कुछ लोग आर्ग्यू कर रहे थे कि जो पढ़े लिखे हैं वही से वोट करें। Discuss your group why constitution makers may have decided that the universal franchise from the time of independence itself। तो कॉन्स्टिट्यूशन के असेंबली जो भी मेंबर थे उन्होंने क्यों डिसाइड किया कि यूनिवर्सल फ्रेंचाइज आना चाहिए, सबको वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, क्यों? उसमें से एक कारण है एवरीवन इज इक्वल, सब इक्वल है हमारे लिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सब इक्वल है। एवरीवन्स वॉइस इज मैटर, सबकी वॉइस मैटर करता है, सबकी बात मानी जाएगी। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आंसरेबल टू इलेक्टोरेट, जो भी इलेक्टेड हम जिसको भी चुनकर लाएंगे अगर वो कुछ भी गलती हुआ तो वो आंसर देने की उनको आंसर देना पड़ेगा कि क्यों गलती हुआ। पोस्टर सिविक एंगेजमेंट, पीपल पार्टिसिपेट इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन देयर एरिया। पीपल ये अगर डेमोक्रेसी है तो पीपल अपने जो एरिया है वहाँ पर अच्छे से काम करेंगे। पीपल डिसाइडेड व्हाट टाइप ऑफ फ्यूचर दे वांट, पीपल ही डिसाइड करेंगे कि उनको किस टाइप की फ्यूचर चाहिए। पीपल डिसाइडेड व्हाट टाइप ऑफ फ्यूचर दे वांट एंड हु कैन बेस्ट रिप्रेजेंट देम। तो पीपल ही डिसाइड करेंगे कि उनको किस टाइप की सरकार चाहिए। थैंक यू।